सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं पुराने वाले टॉपिक को। पिछली टॉपिक में हम लोगों ने जाना था कि कैसे टेम्परेचर और पीएच एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे H2O एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। चलिए शुरू करते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम पार्ट 2। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे H2O अफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम के एक्टिविटी को, एंजाइम की कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है इसके एक्टिविटी को, एंड इनहिबिटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं इसके एक्टिविटी को। सो इस लेक्चर में हम इन चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आएगा ग्लाइकोलिसिस पे, कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, किस तरह से उसका साइकिल चलता है। वो भी कुछ कई सारे पार्ट्स में आएंगे क्योंकि बहुत लेंदी है और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं H2O की। सो कई बार जो सीड्स होती हैं वो सीड्स चली जाती हैं स्लीपिंग में। लाइक मान लो ये कोई एक सीड है और इसको मैंने गर्मी में उगाने के लिए छोड़ दिया, तो ये ठंडी के टाइम क्या होगा कि कभी कभी इसको स्टोर करके रखा जाएगा कि गर्मी में आके जब गर्मी आएगा तो उस टाइम में इसको लगाया जाएगा और अच्छा पैदावार किया जाएगा। सो क्या होता है कि इसके अंदर की जो एंजाइम होती हैं वो ठंडी के दिनों में इनएक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि पहला लेक्चर में आप लोग पता था कि जो एंजाइम होती हैं वो टेम्परेचर के लिए सस्केप्टिबल होती हैं। जो टेम्परेचर उन्हें नहीं मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो उस पर वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। या फिर कई बार होता है कि जो एंजाइम्स होती हैं वो वाटर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि उनको वाटर चाहिए एज ए को फैक्टर, या फिर एज ए बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट के लिए, एज ए सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से वो अपने आप एक्टिव कर सकते हैं और एक्टिव करने के बाद वो किसी भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सीड एज ए स्टोर्ड फॉर्म में रखा गया है तो यहाँ पे इसे किसी भी तरह का वाटर मिलता नहीं है। अब वाटर ना मिलने की वजह से इसमें जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे। अब जब इसे गर्मी के दिनों में खेतों में लगाया जाएगा तो इनको भी दिया जाएगा पानी। मान लीजिए कई सारे सीड्स हैं। अब गर्मी के दिनों में इसे ज़मीन में लगाया गया और ऊपर से ये सब बारिश हुआ खूब ज़्यादा। अब बारिश होने की वजह से ये जो सीड्स हैं ये इसके अंदर आए, इस सीड के अंदर, ये इस सीड के अंदर, ये इस सीड के अंदर, ये इस सीड के अंदर। अब इसके अंदर आने की वजह से इस सीड में जो एंजाइम्स है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंजाइम है और एक ये H2O का मॉलिक्यूल। अब ये H2O का मॉलिक्यूल इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा और इसको एक्टिव करेगा, तब एंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो सीड है इसका जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद जो भी प्लांट को बनना होगा वो प्लांट बनेगा। सो H2O ऐसे अपना रोल प्ले करता है कि मान लीजिए अगर H2O ना हो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर H2O हो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। H2O इसकी एक्टिविटी को भी बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचाता है, क्योंकि कई सारे जो एंजाइम होते हैं बिना H2O के एक्टिव हो नहीं सकते, बिना H2O के वो अपने रिएक्शन को आगे बढ़ा नहीं सकते। सो H2O जो है वो रोल प्ले कर सकता है एक्टिवेशन में, रिएक्शन में एज ए सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर सकता है। और कई बार जो H2O है वो हाइड्रोलिसिस के लिए भी काम में लिया जाता है। हाइड्रोलिसिस के लिए कोई एंजाइम H2O को लेगा और उस H2O किसी एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाएगा, एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाने के बाद दोनों चीज़ें जो हैं ब्रेक हो जाएंगी। सो H2O तो ऐसे हुआ। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। सो देखते हैं इसे। सो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिसपे हमें Vmax मिल जाए। मीन्स मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंजाइम को ड्रॉ करूँ ऐसे कुछ। ओके, अब ये हुआ एक एंजाइम, और इसकी मान लीजिए एक एक्टिव साइट है, एक एक्टिव साइट, या फिर आप एक सेकेंड, ऐसे ऐसे एंड इधर ऐसे 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 ऐसे, एंड यहाँ पे भी ऐसे 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 ऐसे। सो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कई सारे एक्टिव साइट बना दिए कई सारे सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम की जो नंबर है वो बस एक है, लेकिन जो सबस्ट्रेट होंगे उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होगी।
प्लस सबस्ट्रेट। अब मान लीजिए सबस्ट्रेट को मैं एज दिखा दे रहा हूँ ऐसे, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट। अब मान लीजिए कि एंजाइम की नंबर बस एक है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या फिर नंबर जो बोल सकते हैं आप वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस एक्टिव साइट से जो सबस्ट्रेट आकर जुड़ेंगे, उसके जुड़ने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी सभी के सभी जो एक्टिव साइट हैं वो सैचुरेटेड हो जाएंगी सबस्ट्रेट के साथ। मीन्स यहाँ पर भी एक एक्टिव सबस्ट्रेट जुड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ 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 पे, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन फिर भी क्या होगा कि इतने सारे के जुड़ने के बावजूद भी यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम बहुत ज़्यादा भी कर दें तो एक समय के बाद जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप कितना बढ़ाएंगे, कितना भी बढ़ाएंगे तो रेट एक स्टेडी स्टेट से जाएगा आगे, ये ना कि वो फर्दर ऊपर की तरफ जाने लगेगा ऐसे। ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि एंजाइम एक ही है, वो कितने प्रोडक्ट को बदलेगा, टाइम भी तो चाहिए। तो ये तो हुआ ये बात। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई तो ये एक समय के बाद वो Vmax को तो अचीव करेगा, लेकिन एक समय के बाद उस Vmax से कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ने लगेगा। मीन्स कुछ इस तरह से मान लीजिए ये एक एक्स एंड वाई एक्सेस, यहाँ पे Vmax एंड हाफ ऑफ Vmax यहाँ पे है, यहाँ पे Vmax मान लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट यहाँ पे मैंने एक एंजाइम लिया प्लस यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया। एंजाइम की कंसंट्रेशन 1 है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मान लीजिए 100 है। इस एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है वो 50 है या फिर 20 बोल सकते हैं। तो 20 एक्टिव साइट होने का मतलब कि जो 100 सबस्ट्रेट हैं उसमें से बस 20 एक्टिव साइट यहाँ पे जुड़ेगा, और 20 एक्टिव साइट के जुड़ने के बाद जो Vmax है वो तो अचीव हो जाएगी, क्योंकि सभी के सभी जो सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम से सैचुरेटेड हो चुके हैं, जॉइंट हो चुके हैं। सो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले तो शुरू में जो 1 से 20 तक था वो यहाँ पर आएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे Vmax जो अचीव हुआ है वो 20 के 20 सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद ही अचीव हुआ है। सो यहाँ पर जुड़ेगा, ऐसे होगा। फिर एक समय के बाद जब 20 से ज़्यादा जब जुड़ नहीं पाएंगे तो जो रिएक्शन होगा वो कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ने लगेगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो हमें ग्राफ मिलता है, तो यहाँ के जो ये सिचुएशन है इसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट मीन्स एक समय के बाद जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज नहीं होगा। सो एंजाइम कंसंट्रेशन कुछ इसी तरह से अफेक्ट करता है, कितना ही बढ़ा लें, लेकिन अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम रहती है तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे प्रोसीड नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं एंजाइम की, कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कैसे किसी भी चीज़ को अफेक्ट करेगा। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 लिया था और यहाँ पे 20, तो अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को 5 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, सो एंजाइम की कंसंट्रेशन हो गई 5 और हर एक एंजाइम से आपके जुड़ रहे हैं 20 सबस्ट्रेट। तो एच 5 एंजाइम से 20-20 करके अगर ये सबस्ट्रेट जुड़ते हैं तो इनके क्या होगी कि सभी के सभी जो सबस्ट्रेट हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट है वो ऐसे ये ख़त्म हो जाएगा और जो ग्राफ होगा वो सीधे ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही सीधा। ठीक है, सो एंजाइम कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है कि अगर इसकी भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई और सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन इसके साथ ज़्यादा हुई, तब तो रिएक्शन आगे जाएगा, जो कर्व है वो ऊपर को बढ़ेगा। लेकिन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो है नहीं कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किया जाए। सो एंजाइम कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है।
अब बात करें इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी एंजाइम को जुड़ के उसकी कन्फर्मेशन में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद उससे जो सबस्ट्रेट आकर बाइंड होना था वो बाइंड नहीं हो पाता। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने एंजाइम लिया ये, अब इस एंजाइम से कोई एक इनहिबिटर आकर बाइंड होगा, कुछ इस मान लीजिए कि इनहिबिटर है और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है, कुछ इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नाम, ये हुआ E, यहाँ पे I और यहाँ पे S। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एंजाइम लिया और एक इनहिबिटर लिया और एक सबस्ट्रेट लिया, तो इन दोनों में से जो भी सबसे पहले आकर इस एंजाइम से बाइंड होगा, अगर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है तो प्रोडक्ट का इसमें फॉर्मेशन कर देगा, अगर इनहिबिटर बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट को इससे बाइंड होने नहीं देगा, क्योंकि ये कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। मान लीजिए अगर इन केस अगर इनहिबिटर पहले आकर बाइंड होता है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। मान लीजिए एंजाइम था ये, इसकी ऐसी कन्फर्मेशन थी, तब इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीप इंक्लूजन आया हुआ है, ये इंक्लूजन इस तरह से कन्वर्ट हो गया 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, सो यहाँ पर आपके ये इनहिबिटर आके जुड़ गया होगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ नहीं पाएगा। अब सबस्ट्रेट जुड़ेगा नहीं तो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा नहीं, एंजाइम की जो एक्टिविटी हो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सो इनहिबिटर कुछ इस तरह से काम करता है। सो इनहिबिटर क्या करता है कि नॉर्मल सी बात है, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम में ये सभी चीज़ें हैं, इनहिबिटर्स हुए, सबस्ट्रेट हुए, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होती हैं। ठीक है, सो ये कुछ एंजाइम इनहिबिशन जो है, सॉरी इनहिबिटर जो है वो इस तरह से कुछ एंजाइम को अफेक्ट करते हैं उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए। जरूरी नहीं है कि, एक और बात की, जरूरी नहीं है कि जो इनहिबिटर हो वो एंजाइम को इनहिबिट करे ही, कभी कभी एक्टिव इनहिबिशन भी होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना वो फीडबैक इनहिबिशन तो होता है, एक उसके साथ एक और होता है फीड अप इनहिबिशन। फीड अप इनहिबिशन में ये होता है कि जो भी एंजाइम जो इनएक्टिव हुए हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है फीड अप इनहिबिशन के द्वारा। ठीक है, सो ये एक टॉपिक ख़त्म हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एंजाइम है वो किस किस तरह से इनहिबिट किया जा सकता है इनहिबिटर्स के द्वारा, कौन कौन से प्रोसेस होती हैं। एक नॉर्मल सा व्यू दूँ तो इसमें होता है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, फीडबैक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये जो इनहिबिशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसमें कुछ इक्वेशंस भी आएंगे जो कि बहुत हार्ड नहीं होते, इजी होती हैं। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।